हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग ये बीपीएससी का जो 2019 में पेपर हुआ था उसके सामाजिक अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोग को प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम 24-25 को है, तो तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का जो गठन है वो शिवाजी ने किया था। और अष्टप्रधान जो है इसमें 8 मंत्रियों का जो है ग्रुप रहता है, इसीलिए इसको अष्टप्रधान कहा गया है। और शिवाजी ने इसका गठन जो है अपने राज्याभिषेक के दौरान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो तुगलक काल में जो है तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ है। स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया गया है। तो और फिरोज शाह तुगलक के काल में ही कृषि का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग डचों द्वारा किया करते थे, क्योंकि वो जो है बंगाल की खाड़ी के थ्रू जो है अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए जो है हुगली का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और शाहजहाँ ने 1632 में अप्रॉक्स, इनका ड्यूरेशन शाहजहाँ का यही था, इन्होंने डचों को जो है वो पराजित किया था और यहाँ से जो है इन लोगों को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है लॉर्ड क्लाइव, दूसरा कैप्टन सलीमन, लॉर्ड मिंटो और अलेक्जेंडर बर्न्स। तो आप लोग बताइए किसके शासनकाल में ये हुआ था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। कैप्टन सलीमन ने जो है वो ठगों का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये लगभग 1830 की बात है, तो उसी के ड्यूरेशन में जो है ये हुआ था। नेक्स्ट है, अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसरॉय ने अपनाई थी? तो आक्रामक नीति जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाई गई थी। 1878 में जो है वो लॉर्ड लिटन ने अफ़गानों के विरुद्ध जो है वो ये नीति अपनाई, जिसके कारण एंग्लो अफ़गान वॉर भी हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन रीड कर लेते हैं, वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती। तो आप लोग इसका देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी ने दांडी से किया था 1930 के अप्रॉक्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, साबरमती साराभाई आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साराभाई आंदोलन 1922 में हुआ, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन बना है साराभाई आंदोलन से तो इसके डेट को भी टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका डेट क्या है? साराभाई आंदोलन का 1922 है, ये भी ध्यान रखना है। सरदार भाई वल्लभ पटेल से ये आंदोलन संबंधित है और इसका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, इसीलिए इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन रीड करते हैं, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी गोपालाचार्य, या इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इसी तरह से आने वाला है, क्योंकि जो चेयरमैन साहब जी हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ये मेंशन किया है कि 5 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी उस टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये लगभग हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 है बाबू अमर सिंह, सेकेंड है हरे कृष्ण सिंह। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कुंवर सिंह या राजा साहबजादा सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से बिलोंग करते थे बिहार के। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो
राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने, या राजकुमार शुक्ल ने, श्री कृष्ण ने, या JB सेन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग को जो पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ पे उनसे रिलेटेड, ये चंपारण आंदोलन से रिलेटेड हैं, जिन्होंने गांधी जी को जो है वो बिहार चंपारण आने के लिए फोर्स किया था। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका जो उपनाम है वो बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वामी विद्यानंद जी। तो ये बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन रीड करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश जी को, या आचार्य नरेंद्र देव को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 सच्चिदानंद सिन्हा जी को भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1632 में डचों ने जो है अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो आप लोग देख सकते हैं जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से जो टॉपिक दिया है उसमें स्पेशली बिहार का क्या रोल रहा है, बिहार के क्रांतिकारी या जो नेता थे उनका क्या रोल रहा है इस आंदोलन में, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी ने जो है स्वराज दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो शिलालेख से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक से सबसे पहली बात बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में मुझे याद है 269 ईस्वी में इनका जो है राज्य अभिषेक हुआ था। इसके 8 साल पहले बाद 261 में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण करके उसको हथियाया था और कलिंग की राजधानी क्या है? तौशाल है, ये भी याद रखना है। तो 3 पॉइंट तो इसी से बनता है। उसके बाद अशोक ने शिलालेखों की जो है कई सारे शिलालेख अशोक के समय से प्रचलित हैं और शिलालेखों की भाषा जो है वो प्राकृत भाषा होती थी, ये भी ध्यान रखना है हमको। तो और भाषा के उसमें जो है इन्होंने कई सारी लिपि भी जो है शिलालेखों में यूज़ की, जो कि कई बार पूछी जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन पे आते हैं। इससे आसपास के जितना भी कंटेंट था, जितना मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में याद है, मैंने आप लोग से डिस्कस कर दिया है। बहुत कुछ इसमें मेंशन है। जैसे शिलालेखों में बात की जाए तो शायद कलिंग का युद्ध भी 13वें शिलालेख में मिलता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो जोसेफ प्रिंसेस ने शायद पढ़ा था 1800 के आसपास, 1852 या कुछ ऐसे आसपास इसका डेट है। आप लोग एक बार फिक्स कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है शिलालेखों के अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? अशोक, तो अशोक शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। और हाँ, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन रीड करते हैं यहाँ पे हम। तो सुश्रुत हैं या शौरमिल हैं या शूद्रक हैं या शौनक हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं वो सुश्रुत हैं। इनको जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है। और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो गुप्त काल में ही चलाए गए थे, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है, और जो कि गुप्त काल से बिलोंग करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम दाहिने से बाएं अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, यानी राइट टू लेफ़्ट कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो राइट टू लेफ़्ट की अगर बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। खरोष्ट की लिपि जो है वो लिखी जाती थी। तो अभी मैंने डिस्कस किया जो अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे उसमें ये सारी लिपियों का यूज़ किया था, और ब्राह्मी लिपि स्पेशली भारत में प्रचलित है और खरोष्ट की लिपि पाकिस्तान में जो है वो प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट टू लेफ़्ट। ठीक, और जो ब्राह्मी लिपि है वो लेफ़्ट टू राइट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो खरोष्ट की लिपि है वो राइट टू लेफ़्ट जाती है। आप लोग को ये एक ही याद करिएगा, दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक लेकिन कंफर्म करिएगा, राइट टू लेफ़्ट यानी RL, खरोष्ट की लिपि RL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसके लिए आप लोग ऑप्शन रीड करिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन 1 है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या कैम्बे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए कौन सा जो है यूज़ किया जाता है व्यापार के लिए? तो ताम्रलिप्ति जो है ये गुप्त काल में बंदरगाह था जो कि यूज़ किया जाता था व्यापार के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गुप्त काल से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये हमने कई बार क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जहांगीर के शासनकाल में ये अपने शीर्ष बिंदु पर थी। नेक्स्ट है, काफ़ी पूछा भी जाता है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैन्यों की सुगमता के लिए, धार्मिक सद्भावना के लिए, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो अकबर के शासनकाल में जो थी वो लागू की गई थी, और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें आप लोग डिस्कस करिए। ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा भील, गुजरात। तो ये हमारा सही है। भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और गद्दी जो है यहाँ पे ये वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट डांस भी कह सकते हैं है। ठीक है, तमिलनाडु में कोटा, ठीक है, ये जनजाति पाई जाती है। टोडा केरल की नहीं है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जो है वो केरल की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 21 के बाद हमारा आता है 22। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 23। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये बिहार के सारे ज़िले हैं, आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा कंफर्म करूँगी, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। मुझे मुंगेर और जुमई में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको स्टार मार्क करके रखते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जिसको भी इसका आंसर क्लियर पता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है इसका आंसर जुमई है, बट फिर भी हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हमने जो बिहार जीके का सीरीज़ किया था उसमें क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने डिस्कस किया था। तो जितने भी जीके वाले क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, उसमें से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है, यानी बिहार के 12 राज्य जो हैं वो गंगा नदी को स्पर्श करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर ज़िले में कौन सा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि जो है वो कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, तो ये तो है नहीं। राजगीर अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? गया में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, गौतम बुद्ध जो है
राजगीर नालंदा में है शायद, एक मिनट। वाल्मीकि तो श्योर है। वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। राजगीर जो है वो नालंदा में है। गौतम बुद्ध जी, हाँ, ये अभी बुद्ध को गया जी से कनेक्ट करके याद करिएगा, सॉरी गया से कनेक्ट करके याद करिएगा। और जो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार के मुंगेर जिले से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन से ज़िले में सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है वो दर्ज की गई है। तो हमने कई बार डिस्कस किया है, गोपालगंज में जो है सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है वो दर्ज की गई है। जबकि जो कैमूर है, हमारा कैमूर जिला है, उसमें निम्न जो है वो लिंग अनुपात दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 है पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो इस तरह के वनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना, बिहार के पटना में सबसे लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 900 या 991 किलोमीटर जो होती है वो गंगा नदी को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। ठीक, 2011 की जनगणना, अगर आप लोगों ने मेरी 2011 से जनगणना वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। मैंने स्पेशली बिहार को टारगेट करते हुए एक वीडियो बनाया है और एक वीडियो इंडिया को टारगेट करते हुए बनाया है, और एक वीडियो में दोनों को कंबाइन किया है कि बिहार में वो आंकड़ा क्या था और भारत में वो आंकड़ा क्या था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो सबसे घनी आबादी जो है वो जनगणना के अनुसार किस जिले के सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर शिवहर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित वाला सबसे बड़ा देश जापान है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश है। तो नॉर्थ साउथ अक्षांशीय वाला कौन सा देश जो है वो सर्वाधिक लंबाई वाला है? तो ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। ऑप्शन नंबर 1 है रूस, बी है चिली, सी है चीन, 4th है ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील यहाँ पे राइट आंसर है। सबसे लंबी सीमा इसी की है और वो भी नॉर्थ साउथ अक्षांशीय पर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो ये भी बताइए। सबसे अधिक संख्या में द्वीप फिलीपींस में, मालदीव में, इंडोनेशिया में, क्यूबा में, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया यहाँ पे राइट आंसर है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक जो है वो द्वीप यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।